चलिए प्यारे बच्चों, आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो होगा वह फर्स्ट क्लास होगा, क्योंकि कल हम बता दिए थे कल से आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। अभी प्यारे बच्चों, स्टार्ट जो ऑनलाइन क्लास होगा वह ट्वेल्थ आर्ट क्लास का जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जितने भी सब्जेक्ट होगा, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक इस यूट्यूब के माध्यम से, इस लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ेंगे। जब इस ट्वेल्थ क्लास, इस आर्ट्स की जब बात सब्जेक्ट की आ जाती है तो प्यारे बच्चों, अधिकांश बच्चे के, यदि आपको यहाँ ट्वेल्थ क्लास में कोई बच्चे हिस्ट्री रखते हैं, कोई पॉलिटिकल रखते हैं, कोई ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट रहता है और यहाँ पर आपको विभिन्न विद्यार्थियों का अलग अलग सब्जेक्ट रहता है। लेकिन अधिकांश इस सब्जेक्ट में अधिकांश बच्चों का जो कॉमन सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में 90 बच्चे का प्यारे बच्चों यदि आपको हिस्ट्री मिल जाता है, और बाकी का किसी का साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, म्यूजिक, यदि हिस्ट्री नहीं होगा तो उनका भी सब्जेक्ट होगा। सभी को बारीकी माध्यम से, एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अधिकांश बच्चों को हित की देखते हुए और खास करके इस ट्वेल्थ आर्ट के साथ साथ लगभग 80% हम कहेंगे कि इसी वीडियो के माध्यम से कंपटीशन के बच्चों को भी लाभ होने वाला है। तो इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यदि इस ट्वेल्थ क्लास का यदि सभी सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट को पढ़ना है, हिंदी लगा करके 10 सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन आज जो स्टार्टिंग करेंगे वो आपको हिस्ट्री मतलब इतिहास हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यदि इतिहास की यदि हम बात करते हैं, यदि इस इतिहास मतलब हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि इतिहास का पिता जो कहा जाता है वह हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और ट्वेल्थ की बोर्ड की एग्जाम की प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे तो अपना लोग को जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वह तीन इतिहास की पार्ट को पढ़ेंगे। पहले प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वह प्राचीन भारत को पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे वह मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम तीसरा यदि हम पढ़ेंगे तो वह आपको आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत पढ़ेंगे। वैसे हम लोग प्राचीन भारत का जैन धर्म तक, बौद्ध धर्म तक हम लोग पढ़ चुके थे, वो मगध स्टार्ट किए थे। थोड़ा प्राचीन भारत का पढ़ा देते हैं, इसके बाद आधुनिक भारत को पकड़ लेंगे और जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसका रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, तीनों हिस्ट्री वाले पार्ट से आपके बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा। जब पहला किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो यदि उस सब्जेक्ट का डिफिनेशन, उसका परिभाषा जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं। यदि कोई न कोई आपसे क्या कर सकता है, उस इतिहास के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में उसका डिफिनेशन, परिभाषा आपको पूछ सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस को जाने, इसके बाद हम लोग इस इतिहास की परिभाषा को जानते हैं। तो बचपन से ही हम लोग यह याद करते आ रहे हैं कि घटनाओं के क्रमबद्ध रूप को हम इतिहास कहते हैं। यह भी डिफिनेशन दे सकते हैं, घटनाओं के क्रमबद्ध रूप को हम इतिहास कहते हैं। कोई न कोई घटना होता है तो एक क्रमबद्ध रूप में होता है, एक क्रम में होता है। यदि उसको संग्रह कर देते हैं, इकट्ठा एक जगह कर देते हैं तो वह इतिहास बन जाता है। या बीती हुई बात को हम इतिहास कहते हैं। जो बात यदि बीत गया उस बात को हम क्या कहते हैं, इतिहास। या हम कह सकते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच होने वाले संवाद। अतीत मतलब बीता हुआ, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। जो घटना बीत गया, अभी जो घटना हो रहा है वह प्रेजेंट। इस दोनों के बीच जो घटना होता है, इस दोनों अतीत और वर्तमान के बीच जो संवाद होता है, जो सूचना होता है, इससे आने वाले समय में उससे सीख मिलता है, उससे प्रकाशित होता है, उसे भी हम इतिहास कहते हैं। मतलब वर्तमान और अतीत के बीच होने वाले संवाद को ही इतिहास कहते हैं। लेकिन इतिहास के डिफिनेशन आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में या कि आपको नहीं पूछा जाएगा। उस पर एक सब्जेक्ट स्टार्ट, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास था, इसलिए हम प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किए। इसलिए इतिहास के डिफिनेशन को जाने, हम इतिहास के पिता हेरोडोटस को जाने।
लेकिन प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे इस प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चा सबका क्वेश्चन आ जाता है, सर प्राचीन भारत कहाँ तक की घटनाओं कहेंगे, मध्यकालीन भारत कहाँ तक की घटनाओं कहेंगे और आधुनिक भारत की कहाँ तक की, ईस्वी तक की आपको घटनाओं को कहेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं इस प्राचीन भारत की बात करते हैं तो 1206 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी तक जो घटना घटा उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। 1206 से लेकर 1707 के बीच जो घटना घटा उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं और 1707 के बाद की घटनाओं को जो हम पढ़ते हैं वह प्यारे बच्चों आपको आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। इन कई बच्चे का यह सवाल आ जाता है कि सर प्राचीन भारत को 1206 ईस्वी तक ही क्यों रखा गया, यदि मध्यकालीन भारत को 1206 से 1707 के बीच क्यों रखा गया, या आधुनिक भारत को 1707 से क्यों बांटा गया। इतिहासकारों ने इस इतिहास के बांटने के क्रम में क्या किया गया, इतिहासकारों ने यह कहा कि जहां एक सभ्यता का अंत होगा और दूसरी सभ्यता का उदय होगा। हमने बोले इतिहासकार का यह मानना हुआ कि जहां सभ्यता मतलब रहन सहन, वेशभूषा, चाल चलन जो होती है, खान पान, वेशभूषा, उसको सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इतिहासकारों ने जहां एक चीज का पतन हुआ और दूसरा चीज का शुरुआत हुआ, नई चीज का शुरुआत हुआ, वहां से इतिहासकारों ने इस इतिहास को क्या किया गया, बांट दिया। इतिहास के काल कर्मों को क्या किया, आपको विभाजन। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे यदि प्राचीन भारत को 1206 ईस्वी तक क्यों रखा गया, मध्यकालीन भारत को 1206 से 1707 के बीच क्यों रखा गया, या आधुनिक भारत को 1707 के बाद क्यों पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इतिहासकार हम पहले बोले कि जहां क्या होती है, एक सभ्यता का अंत होता है, दूसरी चीज का उदय होता है, वहां से इतिहासकारों ने क्या किया, इस इतिहास के काल कर्मों का क्या किया, आपको विभाजन किया। तो यदि हम प्राचीन भारत की यदि बात करेंगे, इस प्राचीन भारत में यदि भारत पर जो शासन किया गया वह भारतीयों के द्वारा किया गया, भारतीय राजा महाराजाओं के द्वारा किया गया, खास करके हिंदुओं शासकों के द्वारा क्या किया गया, आपको शासन किया गया। लेकिन जब इस 1206 से ईस्वी की यदि बात आती है, इस 1206 ईस्वी से भारत पर विदेशी शासन का आरंभ हो जाता है और खास करके मुस्लिम शासन का क्या हो जाता है, 1206 ईस्वी से आपको आरंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत की 1206 ईस्वी से आपको स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ हिंदू शासन का अंत होता है और मुस्लिम शासन का क्या होती है, आपको आरंभ होती है। इसलिए एक सभ्यता का अंत होती है और दूसरे सभ्यता की क्या होती है, आपको उदय होती है। इसलिए इतिहासकारों ने इस 12 से 6 से पहले के घटना को प्राचीन भारत में रखा और 12 से 6 से लेकर 1707 के बीच इस मध्यकालीन को इसलिए रखा क्योंकि 12 से 6 से लेकर 1707 आगे, इससे आगे तक भी मुस्लिम शासन के द्वारा भारत पर शासन किया गया आपको, लेकिन इस 1707 तक जो मुस्लिम शासक रहा वह योग शासक रहा और 1707 के बाद क्या हो गया, औरंगजेब का जैसे ही 1707 में जैसे ही मुगल सम्राट आपको औरंगजेब का यदि मृत्यु होता है, इसके बाद मुगल शासन का क्या हो जाती है, पतन हो जाती है और यहीं से मराठा का हो या जाट का हो या अंग्रेज का हो, वो आंशिक रूप से क्या हो जाती है, आपको इसके आगे चल करके आपको आरंभ हो जाती है। इसीलिए इतिहासकारों ने 12 से 6 से 1707 के बीच की घटनाओं को मध्यकालीन में रखा, लेकिन इसके बाद की घटनाओं को आधुनिक भारत में 1707 के बाद रखा। लेकिन यह सब पूछता नहीं है, इन बताने के लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा कि प्राचीन भारत में कहाँ तक की घटनाओं को पढ़ते हैं या 1206 ईस्वी तक, मध्यकालीन में कहाँ तक घटनाओं को पढ़ते हैं 12 से 6 से 1707 के बीच, और आधुनिक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1707 के बाद की घटनाओं को पढ़ते हैं। तो पहले हम प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन करेंगे, आधुनिक भारत करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम कुछ टॉपिक आपका क्या करेंगे, आधुनिक भारत का भी आपका क्या कर देंगे, हम डीलिंग कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों पहले यदि इस इतिहास की यदि बात होगा तो यदि हम लोग पहले तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन
पहले प्राचीन भारत को पढ़ लेते हैं, फिर मध्यकालीन को पढ़ लेते हैं, आधुनिक को पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या होगा 12th के साथ साथ कंपटीशन बच्चों को भी इससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और प्राचीन भारत में जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं वह क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कुछ टॉपिक लेने के बाद हम क्या करेंगे, शुरू से क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्राचीन भारत का अधिकांश क्लास हम लिए हुए हैं। तो अब प्यारे बच्चों, यदि इस प्राचीन भारत की यदि बात होगा तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपको 1206 ईस्वी तक की घटनाओं को आपको पढ़ेंगे। तो इस पहला पॉइंट, इस प्राचीन भारत में यदि बात होगा तो आप जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम का, चाहे आपको किसी पर एनसीईआरटी हो, चाहे एसपीपीडी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे आलोक हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, आप उस टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वह टॉपिक खोज करके आप क्या करेंगे, अब पढ़ लेंगे। वहां से आपका क्या होगा, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इस प्राचीन भारत का यदि हम इस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे तो इस प्राचीन भारत में हम लोग जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, वह पढ़ेंगे इतिहास का कालक्रम। इतिहास का यदि इस कालक्रम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्राचीन भारत में पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वह इतिहास का कालक्रम को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पर हम इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो बांट करके हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा जो पढ़ते हैं वह आपको आद्य ऐतिहासिक काल, और एक घटना जो पढ़ते, एक काल जो पढ़ते हैं वह आपको ऐतिहासिक काल। तो अब यदि इतिहास के कालक्रमों को हम स्रोत के आधार, इतिहास के कालक्रमों को हम 3 भागों में बांटे, लेकिन यह इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में जो हम बांटे वह स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब होता है प्यारे बच्चों आपको साक्ष्य। इस साक्ष्य के आधार पर, इस स्रोत के आधार पर हम इतिहास के कालक्रमों को 3 भागों में बांटते हैं। तो अब स्रोत के आधार पर इतिहास के कालक्रमों को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आपको प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक आपको ऐतिहासिक काल। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक देखने के बाद हमारे मन में, हमारे विचार में यह आ जाता है कि यदि प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे, इस आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, और ऐतिहासिक काल हम किसको कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रागैतिहासिक काल हम लोग जो कहते हैं उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या मानव जीवन के आरंभिक काल, शुरुआत काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। या और कह सकते हैं कि हमने बोले कि प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस काल को प्रागैतिहासिक काल, या मनुष्य जीवन के प्रारंभिक काल को ही प्रागैतिहासिक काल। या कह सकते हैं कि जिस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज लिखने के लिए लिखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उस लिखने के लिए हमें लिपि चाहिए। जैसे हिंदी का लिपि हम लोग देवनागरी, जैसे अंग्रेजी का रोमन, पहले मानते विभिन्न प्रकार के लिपियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस प्रागैतिहासिक काल में कोई लिपि का आविष्कार नहीं हुआ, इसलिए लोग शुरुआत में लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आ जाता है प्यारे बच्चों, यदि इस आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य ऐतिहासिक काल का डिफिनेशन, इसका परिभाषा हम बताते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी हम आएंगे। यदि इस आद्य ऐतिहासिक काल की बात होगा तो आद्य ऐतिहासिक काल जिस काल में लिपि का आविष्कार हुआ, जब लिपि का आविष्कार हुआ तो लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को जिस काल में लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल। लिपि का आविष्कार हुआ, लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया,
उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब यदि जैसे लिखा गया तो इस समय में प्यारे बच्चों शुरुआत में जो लिपि का आविष्कार हुआ था वह आपको चित्रात्मक लिपि का आविष्कार हुआ था। इसलिए चित्र के द्वारा उस समय के लोगों ने क्या लिखा, अभी जो हम लोग खुदाई करते हैं, खुदाई करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, आपको पुरातत्व के विभाग के द्वारा खुदाई जब होती है, खुदाई होने के पश्चात इस चित्र के द्वारा जब अंकित मिलता है तो हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए लिपि का आविष्कार हुआ, लिखा गया, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक कहेंगे। अब आ जाता है ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखा गया और पढ़ा गया उस काल को ऐतिहासिक काल, मतलब जिस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था, लिखा गया, पढ़ा गया, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब प्यारे बच्चों यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उस ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग डिफिनेशन, लेकिन डिफिनेशन से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ प्रागे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी आता है और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी आता है। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, इस प्रागे ऐतिहासिक काल के यदि हम बोले कि जिस काल के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे उस काल को प्रागे ऐतिहासिक काल, और प्रागे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मतलब इस काल के अंतर्गत, इस प्रागे ऐतिहासिक काल के जो अंतर्गत आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपको आ जाएगा पाषाण काल। यदि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम शुरुआत करते हैं कि प्रागे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं वह पाषाण काल। अब जैसे ही पाषाण देखते हैं तो यदि दिमाग में आ जाता है पाषाण काल के, पाषाण मतलब होता है प्यारे बच्चों आपको पत्थर। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजार का प्रयोग किया, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को हम कहते हैं पाषाण काल। किसी जगह पत्थर नहीं रहेगा, इस जगह रहेगा प्यारे बच्चों प्रस्तर। आपको बोर्ड एग्जाम में या क्वेश्चन बैंक में आपको फंसाने के लिए तो चाहे पत्थर रहे चाहे प्रस्तर रहे, जिस काल में मानव ने पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को हम कहते हैं पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को हम जो पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इस पत्थर के औजार के आकार के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको पूरा पाषाण काल, फिर प्यारे बच्चों इसको बांटा गया कि यदि मध्य पाषाण काल और इसके बाद नव पाषाण काल। तो मतलब आपसे सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि यह पाषाण काल जो आता है, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर मतलब प्रस्तर, प से पाषाण, प से पत्थर, प से प्रस्तर, मतलब एक ही चीज। जिस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया उस काल को प्रागे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब यदि आपको क्वेश्चन कहेगा पाषाण काल जो आते हैं वह किस काल के अंतर्गत आते हैं, वह आपको प्रागे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। हमने आद्य ऐतिहासिक काल में क्या बोले, लिखा गया, जिस काल में लिखा गया लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो अब आद्य ऐतिहासिक काल में ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इस काल के अंतर्गत जो आएगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको क्लास में लगभग प्यारे बच्चों हम इस पर 1 महीना क्लास सिंधु नदी घाटी सभ्यता पर लिए थे, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा शॉर्ट चलेंगे क्योंकि क्लास के भांति उतना विश्लेषण नहीं हो पाएगा, यहाँ बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो, और सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत आते हैं, प्रागे ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सीधा ऑब्जेक्टिव में मारेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जिस काल में लिखा गया पढ़ा गया उस काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे हम वेद के बारे में पढ़ते हैं, रामायण के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, कुरान के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, आधुनिक के बारे में पढ़ते हैं,
इसको कहा गया ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर हम स्रोत के आधार पर इतिहास के हम जाने तो आप यह याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आएगा, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु नदी घाटी सभ्यता आएगा, और ऐतिहासिक काल रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, या प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत जो हम लोग पढ़ते हैं वह आपको इस ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब एक टॉपिक प्राचीन भारत का पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्टिंग किए थे वह स्रोत के आधार पर इतिहास के कालक्रम को पढ़े, जिसको 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जाने। अब दूसरा टॉपिक जो बनता है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर हम लोग अभी बेसिक क्लास ले रहे हैं। अभी यह प्राचीन भारत का हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वह बेसिक दे रहे हैं, फिर अपना सब्जेक्ट पर, अपना टॉपिक पर, अपना चैप्टर पर आएंगे। अभी जो छोटी छोटी जानकारी है वह जानकारी हम दे रहे हैं। यदि आपको यह पाषाण काल, तो प्यारे बच्चों पाषाण मतलब जहां देखेंगे इसका अर्थ समझेंगे पत्थर, या इसी पत्थर के जगह रहेगा प्यारे बच्चों प्रस्तर। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक हो गया प्यारे बच्चों आपको यह मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक हो गया प्यारे बच्चों नव पाषाण काल। तो अब हमने तीनों काल को पढ़ेंगे। मूल रूप से स्टार्टिंग करेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता से, लेकिन यह छोटा सा टॉपिक है, शुरू का क्लास है, इसलिए यह टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में भी आप लोग को चर्चा कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल पहला परिभाषा आ जाएगा कि जैसे कोई भी पॉइंट हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में, मनुष्य है, जिज्ञासु प्राणी है, उसके बारे में हम लोग जानने की इच्छा करते हैं, इसलिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का हम बात करते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा पाषाण काल किसे कहेंगे, मध्य पाषाण काल किसे कहेंगे, नव पाषाण काल किसे कहेंगे। तो पूरा पाषाण काल की यदि बात, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जिस काल में मानव ने बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को पूरा पाषाण काल कहेंगे। मतलब जिस काल में मनुष्य ने बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को हम कहेंगे पूरा पाषाण काल। अब यहाँ देखने से ही स्पष्ट लग जाता है कि मध्य पाषाण काल, जिस काल में मानव ने मध्यम आकार के पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और जिस काल में मानव ने छोटे आकार के टंकित आधारित पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को नव पाषाण काल। लेकिन आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो बताएंगे ऑब्जेक्टिव, उस पर ध्यान बेसिक रूप से देना है, वहां से आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहला पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, पहले पूरा पाषाण काल, जिस काल में मानव ने बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया उस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल के अंतर्गत किस तरीका से मानव ने अपना जीवन को व्यतीत किया उसके बारे में जानेंगे। तो इस पूरा पाषाण स्टार मारते हैं और लिखते हैं इस काल के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत मतलब मनुष्य ने इस काल के अंतर्गत कैसे थे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन, अपना किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया। तो इस काल के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इस काल के अंतर्गत मानव ने बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया, बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया। इस काल में मनुष्य जो थे, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर थे। हमने बोले पहला कि यदि इस काल में मानव ने बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग किया, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर थे। मनुष्य जो अपना जीवन व्यतीत करते थे वह आखेटक। अब आखेटक मतलब होता है शिकारी, मतलब शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करता था।
इस काल में मनुष्य ने मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो खोज किया गया, आविष्कार किया गया, वह आग का किया गया। और ज्ञानी मानव की जो उत्पत्ति हुई, जिसको होमो सेपियंस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी काल के अंतर्गत। तो अब कहा जाएगा कि यह बड़े पत्थर का औजार किस काल में? पुरापाषाण काल में। मनुष्य क्या थे? प्रकृति पर निर्भर थे। मनुष्य कैसे थे? आखेटक थे या शिकारी थे। इस काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार किया। इस काल में ज्ञानी मानव का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। और समूह में रहते थे। तो इस काल में मानव ने समूह में रहते थे। तो ये इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बड़े पत्थर के औजार, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर, मनुष्य आखेटक था, इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, ज्ञानी मानव की उत्पत्ति हुआ, समूह में रहते थे, जैसे यह आपको पुरापाषाण काल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि यदि इस मध्यपाषाण काल के अंतर्गत, तो पहला मध्यपाषाण काल के अंतर्गत की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इस काल में मनुष्य ने मध्यम आकार के पत्थर के औजार का प्रयोग किया। इस काल में भी मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था। इस काल में सामूहिक निर्भरता में कमी आई। मतलब सामूहिक एक दूसरे पर जो डिपेंड रहता था, उसमें कमी आया। मनुष्य ने मध्यम आकार के पत्थर का औजार का प्रयोग किया, प्रकृति पर निर्भर था, सामूहिक निर्भरता में कमी आया। और इस काल में मनुष्य ने आखेटक के साथ साथ, मतलब शिकारी के साथ साथ, इस काल में खाद्य संग्राहक की भी बन गया। तो यह अब यदि हम बोल रहे हैं कि इस काल में आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि पहले मनुष्य लाता था, शिकार करके लाता था, जो जब भी लाता था तब ये खा जाता था। या आग का आविष्कार हुआ तो पका करके उसने खाने लगा, लेकिन भूख लग जाता था, समूह में सबको कहता था जाने के लिए, लोग जाना नहीं चाहते थे। इसलिए इस सबके दिमाग में आया कि यदि जो भी शिकार करके जो भी वस्तु, जो भी चीज लाते हैं, वह खाने के पश्चात कुछ संग्रह करके इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं। इस काल में संग्राहक नहीं बना, लेकिन इस काल में आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी बन गया। यहाँ आता है मध्यम आकार का, प्रकृति पर निर्भर, सामूहिक निर्भरता में कमी, और आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक भी। आपको यदि यहाँ यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अब प्यारे बच्चों यदि हम बात करेंगे नवपाषाण काल, और यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव बनता ही है, और प्यारे बच्चों पूछता भी है यहाँ से, और कंपटीशन एग्जाम में भी और 12th के एग्जाम में भी कभी कभी एक आध गो टपक जाता है यहाँ से नवपाषाण काल। तो पहले डिफिनेशन, परिभाषा तो हम लोग बार बार एक ही चीज को री कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि अभी तो लाइव क्लास नहीं चल रहा, वीडियो देखेंगे उसको याद हो जाए, इसलिए बार बार हम री कर रहे हैं। इस नवपाषाण काल, तो हमने बोले जिस काल में मनुष्य ने छोटे आकार के या टंकित आधारित पत्थर के औजार का प्रयोग किया, उस काल को हम कहते हैं नवपाषाण काल। तो अब यहाँ पर विस्तार, जब कंपटीशन का क्लास लेंगे इसी सब टॉपिक तो पूरा विस्तार से लेंगे, लेकिन अभी 12th लेवल क्लास हम ले रहे हैं यहाँ से, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। तो अब यदि इस नवपाषाण काल का बात करेंगे, तो इस नवपाषाण काल में ही आपको कृषि का आविष्कार हुआ। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कृषि का जो आविष्कार हुआ वह कौन काल में हुआ? वह नवपाषाण काल में। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पहिया का जो आविष्कार हुआ वह कौन काल में? तो नवपाषाण काल में। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चाक का आविष्कार जो हुआ
वह कौन काल में? नवपाषाण काल में। यदि क्वेश्चन